हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से डीएड SCID के सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 5 टीचिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज के यूनिट 5.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी ऑब्लिक रीजनल लैंग्वेज के बारे में आज चर्चा करूंगा। हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी ऑब्लिक रीजनल लैंग्वेज। परिचय। आइए सबसे पहले हम परिचय देखते हैं इसका। भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा अधिगम से भिन्न है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अपने परिवेश से श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने आप भाषा सीखता है। शिक्षार्थी पारिवारिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियों को सुनकर ग्रहण करता है और उन्हें व्यक्त करने की कोशिश भी करता है। उत्तरोत्तर वह कुछ ध्वनियों, शब्दों, एक शब्दीय वाक्यों और द्विशब्दीय वाक्यों से गुजरते हुए सरल छोटा वाक्य बनाना सीख जाता है। स्वतः भाषा अर्जन की यह प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। क्रमशः धीरे धीरे विधिवत औपचारिक भाषा शिक्षण अधिगम शिक्षण के माध्यम से होने लगता है। भाषा अर्जन के दोनों पक्ष, पहला स्वतः भाषा अर्जन और दूसरा औपचारिक शिक्षण द्वारा अधिगम प्रक्रिया, अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी। जिस भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षार्थी अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार और समुदाय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वही शिक्षार्थी की मातृभाषा होती है। प्रत्येक समाज और कहीं कहीं परिवारों की भाषा में विभिन्नता पाई जाती है। इस दृष्टि से परिवार, समाज तथा स्थान की अपनी पृथक मातृभाषा हो सकती है, किंतु इस विभिन्नता में भी एकता निहित होती है। हिंदी भाषा इसका एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। हिंदी भारत में एक विशाल भूखंड की भाषा मानी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली सम्मिलित हैं। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं, जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों के लोग अपनी आम बोलचाल में करते हैं। किंतु विद्यालय स्तर पर तथा परिनिष्ठित भाषा व्यवहार माध्यम के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का अध्ययन अनेकों रूपों में होता है, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, सांस्कृतिक तथा विदेशी भाषा। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रमों में दो रूपों में किया जाता है। पहला मातृभाषा के रूप में, दूसरा राजभाषा के रूप में। पहली हेडिंग है मातृभाषा के रूप में। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित अनेक भाषाएं हैं, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम है। हिंदी को उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में मातृभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अतः इन प्रदेशों में विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। साथ ही हिंदी विद्यालयी शिक्षा का माध्यम भी है। अब अगला है राजभाषा के रूप में। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी एवं राजभाषा दोनों ही हैं, किंतु अहिंदी भाषीय प्रदेशों में केवल हिंदी केवल राजभाषा है, उनकी मातृभाषा पृथक है। अतः इन प्रदेशों में हिंदी अन्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। शिक्षण की दृष्टि से हिंदी भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसमें पहला है कौशलात्मक उद्देश्य। हिंदी भाषा शिक्षण में 4 प्रमुख कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना। प्रथम 2 कौशल सुनकर समझना एवं बोलना शिक्षार्थी सहजता से अर्जित कर लेता है। अन्य 2 कौशलों को पढ़ना, लिखना शिक्षार्थी प्रयास, अभ्यास और चेष्टाओं द्वारा सीखता है। हिंदी भाषा कौशलों के विकास से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। इसमें है सुनना। सुनना इसमें पहला पॉइंट है। हिंदी में मौखिक विचारों को समझ सकेंगे। दूसरा, आकाशवाणी के द्वारा
प्रसारित कार्यक्रमों को सुनकर समझ सकेंगे। तीसरा, दूरदर्शन पर हिंदी सुनकर दृश्यों से उसकी संगति बैठा सकेंगे। अब अगला है बोलना। बोलना में पहला पॉइंट है, हिंदी के माध्यम से शिक्षार्थी अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर प्रकट कर सकेंगे। दूसरा है, हिंदी के माध्यम से अपने विचारों की यथासंभव शुद्ध उच्चारण के साथ एवं उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। अगला है पढ़ना। पढ़ना में पहला पॉइंट है, शिक्षार्थी लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, शिक्षार्थी लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़कर समझ सकेंगे। अब अगला पॉइंट है, इसमें अगला है लिखना। लिखना में पहला पॉइंट है, शिक्षार्थी हिंदी के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकेंगे। दूसरा, शिक्षार्थी पढ़े हुए अंशों को सारांश के रूप में लिख सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य समाहित हैं, जिसमें पहला है भाषिक तत्वों का ज्ञान। दूसरा है विविध साहित्य विधाओं का ज्ञान। तीसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। चौथा है रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान। पांचवा है हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान। छठा है हिंदी भाषा के शब्दावली का ज्ञान। सातवां है हिंदी भाषा के व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान। आठवां है हिंदी भाषा की वाक्य संरचना तथा अपनी मातृभाषा की वाक्य संरचना में अंतर का ज्ञान। अब तीसरा है सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य। सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सौंदर्य तत्वों का बोध एवं रसास्वादन समाहित है। इसमें पहला है साहित्यिक सौंदर्य तथ्यों जैसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य इत्यादि का ज्ञान। दूसरा है कविता में निहित जीवन दर्शन का बोध। तीसरा है भावानुरूप अनुभवों एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान। चौथा है कविता के शिल्प सौंदर्य तत्वों जैसे चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, बिंब विधान और विशिष्ट भाषा प्रयोगों का विश्लेषण कर रसानुभूति का
ज्ञान। पांचवा है हिंदी साहित्य के सुंदर स्थलों को पढ़कर आनंद की अनुभूति इत्यादि। अब चौथा है रचनात्मक उद्देश्य। रचनात्मक प्रतिभा का विकास तथा रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करना, जैसे निबंध, कहानी, पत्र, संवाद, कविता, एकांकी इत्यादि। रचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षार्थी को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला है प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिखने का प्रयास। दूसरा है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने का ज्ञान। तीसरा है व्याकरण सम्मत एवं शुद्ध भाषा में वाक्य रचना का प्रयास। चौथा है अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयास। पांचवा है सरल एवं बोधगम्य भाषा में रचना का प्रयास। छठा है विषय, प्रसंग एवं अवसर के अनुकूल अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा का प्रयोग। तो पांचवा है अभिरुच्यात्मक तथा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। हिंदी भाषा में रुचि रखने वाले शिक्षार्थी भाषा एवं साहित्य के ज्ञान का विकास करते हैं, क्योंकि साहित्य एवं भाषा के ज्ञान से शिक्षार्थी में नैतिक गुणों का विकास होता है। भाषा का शिक्षक शिक्षार्थी में अभिरुच्यात्मक तथा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूक्तियों, उत्तम रचनाओं, साहित्यकारों के चित्रों के द्वारा भाषा की संस्कृति, साहित्य एवं सौंदर्य का विकास करने का प्रयास करता है। शिक्षार्थी में साहित्य रुचि जागृत करने के लिए विद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम तथा विद्यालय के पत्रिका में लेख इत्यादि लिखने के लिए शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। मानव मूल्यों तथा जीवन के आदर्शों के प्रति भी श्रद्धा तथा उन्हें अपनाने के लिए अभिप्रेरित करने का प्रयास भाषा के शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए करना चाहिए। अब है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति में शिक्षक की भूमिका। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हिंदी भाषा का शिक्षक शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं सेवा का भाव उत्पन्न कर राष्ट्र को वाणी दे सकता है तथा शिक्षार्थी में
राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है। इसके लिए शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, हिंदी शिक्षक का स्वर प्रभावी, ओजपूर्ण, मधुर, स्पष्ट तथा उच्चारण प्रवाहपूर्ण एवं स्वर के उचित उतार चढ़ाव से युक्त होना चाहिए। दूसरा, अभिव्यक्ति की कुशलता हिंदी शिक्षक का गुण होना चाहिए। तीसरा, हिंदी शिक्षक में कलात्मकता का गुण होना चाहिए ताकि शिक्षक शिक्षार्थी को हिंदी का ज्ञान कराते समय साहित्य को कला पक्ष एवं भाव पक्ष की व्याख्या कर ज्ञान दे सकें। चौथा है, हिंदी शिक्षक की रसग्राह्यता का गुण नई पीढ़ी में संस्कृति की चेतना, सामाजिक कर्तव्य एवं उचित मूल्यों में वृद्धि लाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। पांचवा है, हिंदी शिक्षक में साहित्यिक अभिरुचि होना चाहिए। छठा है, हिंदी का शिक्षक अन्वेषण प्रवृत्ति का होगा तो शिक्षार्थी में अन्वेषण प्रवृत्ति की जागृति होगी। सातवां है, हिंदी शिक्षक को सृजनशील एवं रचनात्मक होना चाहिए। आठवां है, हिंदी शिक्षक का श्यामपट्ट लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी में हिंदी भाषा के प्रति रुचि तथा सम्मान की भावना का विकास करना होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करे तथा विद्यालय में साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करे तथा साहित्यिक वातावरण का निर्माण करे। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति का करने का प्रयास करे ताकि शिक्षार्थी साहित्य ज्ञान के महत्व को समझे और साहित्य ज्ञान से परिचित हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें हमने आपको हिंदी शिक्षण के उद्देश्य और हिंदी शिक्षण में हिंदी शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा किया। हिंदी शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डाला। अब मैं इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिसको आप लिखेंगे और ग्रुप में व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षक के
गुणों पर प्रकाश डालिए।